ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो एंजलम एंड कॉर्बन ने एंजलम स्टास और जूलियट कॉर्बन ने 1990s में आउटलाइन किए, वो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें से पहले उन्होंने कहा कि ग्राउंडेड थ्योरी मेथड पे पहला क्रिटिसिज्म था कि इसके कोई स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं है। तो इन्होंने कहा कि डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आर इंटर रिलेटेड। अब ये क्या है, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैंने एक्सचेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट लिया, मुझे पता चला ये वटा सटा है, तो मैंने जाके लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा ये वटा सटा है, किसी ने कहा अदल बदल है, किसी ने कहा देना लेना है, किसी ने कहा कि रेसिप्रोसिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट कोइन होते होते कैसे मिच्योर हुआ कि उन्होंने इसको एग्जैक्टली वटा सटा की जब मैंने डेफिनेशन पूछी, तो एक ने कहा कि वटा मीन स्टोन टू ट्रे टू समवन एंड इन रेसिप्रोसिटी अदर वन विल आल्सो थ्रो टू यू। तो मैंने कहा जी मुझे तो नहीं समझ आई। उन्होंने कहा हम अगर किसी एक को रिश्ता दूसरी फैमिली में देते हैं तो इन रिटर्न हम रिश्ता ले भी रहे होते हैं। अगर वो उसको मेल ट्रीट करेंगे तो हम भी करेंगे, अगर वो उसको अच्छे तरीके से रखेंगे हम भी रखेंगे, वो गिफ्ट देंगे हम भी देंगे। हमारी ज़मीन है, हम अपनी बहन को नहीं देते, उनकी ज़मीन है वो अपनी बहन को नहीं देते। तो ये क्या है, ये वट्टा सट्टा है, एक्सचेंज। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ रिश्ता, ये शादी नहीं हो रही, बल्कि ये एक किस्म का एक रेसिप्रोसिटी का प्रोसेस है जो ऑन गोइंग है कंटिन्यूसली। दैट कुड बी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, पॉजिटिव या बैलेंस रेसिप्रोसिटी। सेकंड जो प्रोसीजर इन्होंने ले डाउन किया वो ये था कि कॉन्सेप्ट आर द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे मैंने हाईलाइट किया कि वटा सटा का यानी एक्सचेंज मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने में एक्सचेंज मतलब गिव एंड टेक, जब मैं ख़ास तौर पे वेस्ट में लोगों को बताता था, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सचेंज। वो कहते थे ये क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हैं, यानी एक कंट्री से दूसरे में। मैं कहता था नहीं। वो कहते थे ये मार्केट इकोनॉमी की तरह एक्सचेंज, हमने ये सुना है, क्या नाम है उसका, स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये जब तक उस पूरे चीज़ यानी कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट नहीं किया जाता, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, उस वक्त तक वो यूनिट यानी उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्लियर नहीं होता कि बेसिकली कॉन्सेप्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस है, नॉट द रिस्पोंडेंट। कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हो रहा है, किस तरह से डेवलप हो रहा है, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द थ्योरी एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द एम्पिरिकल एविडेंस। फिर तीसरा प्रोसीजर क्या है कि कैटेगरीज मस्ट बी डेवलप्ड एंड रिलेटेड। वटा सटा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा, क्या किस तरह से वो रिलेटेड है। मैंने आगे थोड़ा सा एलेबरेट किया कि वो रिश्ता दे रहे हैं तो रिश्ता भी ले रहे हैं, वो ज़मीन नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दे रहे, अगर वो कोई नेगेटिव रेसिप्रोसिटी कर रहे हैं तो हम भी। ये कैटेगरीज हैं जो डेवलप हो रही हैं एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वेयर विद द एक्सचेंज मैरिज। ये डेवलप्ड ही अलग अलग कैटेगरीज भी हैं और डेवलप्ड एंड रिलेटेड भी हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इन जर्नल, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में पर्टिकुलर वो क्या है कि सैम्पलिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी प्रोसीड ऑन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल ग्राउंड। इसको थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या है कि जब आपने कोई एक सैंपल एक इंडिविजुअल से एक कॉन्सेप्ट पूछा, दूसरे ने उसको कैसे डिफाइन किया, तीसरे ने कैसे किया, पाँच छठे सातवें लेवल पे जाके वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है जहाँ हर एक की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती। यानी आपकी इंफॉर्मेशन में कोई वेरिएशन आना बंद हो जाती हैं, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है। उसको थ्योरेटिकल ग्राउंड कहते हैं या थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहते हैं। फिर एनालिसिस मेक यूज ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन, कि जो एनालिसिस है वो कंपैरिजन कि ये थ्योरी के साथ कैसे लिंक है, दूसरी इंपीरिकल स्टडीज के साथ कैसे लिंक है, तो कांस्टेंट कंपैरिजन होना चाहिए। फिर पैटर्न एंड वेरिएशन मस्ट बी काउंटेड फॉर। ये क्या है कि ये नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, सब एक ही डेफिनेशन लो। कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक कंसिस्टेंसी है वो भी हो, और साथ साथ उसके अंदर वेरिएशंस भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज, मैरिज एक्सचेंज, उसके नज़दीक
उसके फंक्शंस क्या हैं, डिसफंक्शंस क्या हैं, कहाँ कहाँ वो रेसिप्रोसिटी कर रहे हैं, कहाँ पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी है, कहाँ नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है। तो ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे का आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं और उनके दरमियान में रिलेशनशिप भी है और डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस क्या हैं कि प्रॉपर्टी पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि दे आर द कज़न, दे आर इन अ स्ट्रक्चरल वे कनेक्टेड विद ईच अदर, और साथ में कि वो रेसिप्रोसिटी इन द फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी है, इन द फॉर्म्स ऑफ काइंड्स एंड गुड्स भी है, गिफ्ट की फॉर्म में, डाउरी की फॉर्म में, प्रॉपर्टी की फॉर्म में। तो हर तरह से वो इंटरलिंक्ड हैं और उसके अंदर पैटर्न्स भी हैं एंड वेरिएशंस भी हैं। प्रोसेस मस्ट बी बिल्ड इनटू थ्योरी, इनकी अगली अजम्पशन ये है कार्बन और स्ट्रॉस की कि जो प्रोसेस है, यानी जो थ्योरी का बिल्डिंग का प्रोसेस या डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है, उसको अल्टीमेटली थ्योरी पे एंड होना चाहिए। आइदर यू आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू थ्योरी और ऑलरेडी इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग थ्योरी। इसके अंदर ये कहते हैं राइटिंग थ्योरेटिकल मेमोज आर इंटीग्रल पार्ट। थ्योरेटिकल मेमोज क्या है के साथ साथ थ्योरी को लिंक करते जाना, वो थ्योरेटिकल मेमोज है। ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड है, या ये मेट सिलेक्शन थ्योरी से रिलेटेड है, या रैशनल चॉइस से रिलेटेड है। तो साथ साथ ये थ्योरेटिकल मेमोज भी लिखने चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग hypothesis about relationship among categories are developed and verified through research process। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं होता। ये कार्बन एंड स्ट्रास कहते हैं कि देयर मस्ट बी हाइपोथेसिस, वो अंडर अंडर पिनिंग में चल रहा होता है। वो कैसे कि मिसाल के तौर पे जब हमने सोशल एक्सचेंज थ्योरी की बात की या हमने रेसिप्रोसिटी की बात की, तो इसका मतलब ये है कि जब डिफरेंट चीज़ों से लिंक कर रहे हैं तो वो हाइपोथेसिस अल्टीमेटली बन रहा है और साथ साथ रिफाइन भी हो रहा है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे मैं एक्सचेंज मैरिजेस की जो थ्योरी या एक्सचेंज मैरिजेस का फिनोमेना एम्पिरिकली हमने लिया, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कि जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो मेरा पहला हाइपोथेसिस ये था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन राइट वायलेशंस है, दिस मस्ट बी स्टॉप। लेकिन मैं जैसे जैसे चलता गया तो मुझे पता चला नो, दिस इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम, इट एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी इन वन वे फॉर्म और द अदर वे फॉर्म। वो प्रोसेस रिफाइन हुआ। फिर मेरा ख्याल था इससे रिलेटेड ऑलरेडी कोई थ्योरी नहीं है। मेरा हाइपोथेसिस ठीक नहीं था, क्योंकि सोशल एक्सचेंज थ्योरी, थ्योरीज ऑफ मेट सिलेक्शन, रैशनल चॉइस थ्योरीज, टू नेम इट, मॉरल इकोनॉमी, कितने थ्योरीज हैं जो इससे रिलेटेड। ये मेरी अजम्पशंस भी चेक होगी, रिजेक्टेड, टेस्टेड। सो आई डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट। वो क्या था? दैट वाज द एडिक्वेट एक्सचेंज, जो कि मैंने पीछे किसी लेक्चर में ऑलरेडी बात की। इसकी 10वीं अजम्पशन है कि ग्राउंडेड थ्योरीज नेवर वर्क अलोन। ये कीप इन माइंड, ग्राउंडेड थ्योरीज नेवर वर्क अलोन, ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं। रिसर्च, वैसे क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इज ऑल अबाउट कलेक्टिव वर्क, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल वर्क, क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन लानी। इंटरप्रिटेशन जितने मल्टीपल रिसर्चर्स देंगे उतनी ही उसकी अथेंटिसिटी बढ़ती जाती है। एक और अजम्पशंस जो उन्होंने डेवलप की, ब्रॉडर स्ट्रक्चरल कंडीशंस मस्ट बी काउंटेड फॉर। वो क्या है कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्या उस कम्युनिटी में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ लेजिस्लेशन के इश्यूज़ हैं। तो ये ओवरऑल सोसाइटल कंडीशंस ज़हन में रखनी चाहिए। या डिज़ास्टर आ गया है, या जैसे मैंने मलेशियन थ्योरी, न्यूज़ीलैंड के जो माइग्रेंट्स थे 18th सेंचुरी में, जब वहाँ पे न्यूज़ीलैंड में गए, जाके स्कॉटलैंड से न्यूज़ीलैंड में गए और सेटल हुए, तो उनके दरमियान में एक्सचेंज मैरिजेस रिपोर्ट की गई, और बल्कि वो सिर्फ एक्सचेंज मैरिजेस करते थे। तो वो कंडीशंस क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि वो एक माइग्रेंट बैकग्राउंड से वहाँ पे पहुँचे और उनकी शायद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, या उनको वहाँ पे मैच मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, या स्पाउस सिलेक्शन के लिए उनके लिए कंडीशंस वायबल नहीं थी, तो इसलिए वो आपस में एक्सचेंज करते थे। तो ये ब्रॉडर सोसाइटल कंडीशन मस्ट बी अकाउंट फॉर।